बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो फैसला किया था कि बिला मुकाबला उन्होंने इलेक्शन करवाना है सेनेट का खैबर पख्तूनख्वा में, और वो सेनेट जिसमें अपोजिशन को एक टाइम पे 2 या 3 सीटों की उम्मीद थी, वहाँ पे उन्हें 5 सीटें भी ऑफ़र कर दी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का डर है कि उनके MPs बिक जाएंगे और उनके MPs जो हैं वो मशकूक हालत में है, यानी उनका कोई पता नहीं है कि ये इधर जाते हैं या उधर जाते हैं या अपना वोट बेच देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे MPs के बारे में जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, और कुछ इतलात के मुताबिक ये दर्जन से ज़्यादा हैं, 1 से 1.5 दर्जन MPs हैं। कोई 18 की तादाद बताता है, कोई 20 की बताता है, कोई 19 की बताता है। तो इतनी तादाद में MPs हैं जो कहीं इधर उधर वोट कर सकते हैं, ये दावा किया जा रहा है। जो एक मार्केट चलती है जहाँ पे खरीदो फरोख्त होती है, वहाँ पे ये दावा है। और कुछ लोगों ने 4 काबू किए हुए हैं, कुछ ने 3 काबू किए हुए हैं। तो अपने अपने काम भी लोग निकालते हैं। तो यहाँ इस्टेब्लिशमेंट की भी पूरी सपोर्ट है इस वक्त की जो हुकूमत है उसके साथ, कि आप जितने ज़्यादा हो सकते हैं सेनेटर्स निकाल लें, ताकि आइंदा इस्टेब्लिशमेंट ने कोई भी आईनी तरमीम करवानी हो तो इस्टेब्लिशमेंट को दोबारा से गंदे काम ना करने पड़े। जैसे कि किसी MNA को उठा लिया, किसी सेनेटर को उठा लिया, उनके बच्चों को, उनके घर की ख़वातीन को अगवा कर लिया, जबर तशद्दुद जुल्म, ये चीज़ें उन्हें ना करनी पड़े। आराम से वो गंदा काम जो करना है पाकिस्तान के आइन के साथ वो कर लिया जाए। अब इस वक्त जो सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत पुराने वर्कर्स हैं, वो डट गए हैं। उन्होंने अपने वीडियो बयानात जारी कर दिए हैं। एक तरफ गंडापुर और उनकी पार्टी ये कह रही है कि जनाब हमने बिला मुकाबले ही करवाना है, हमें 6 सेनेटर काफ़ी हैं, हम 5 जो है वो हुकूमत को दे देते हैं। तो 6 हमारे लिए काफ़ी हैं, और 6 के लिए जो उन्होंने नाम फाइनल किए हैं उन पे पार्टी में इख्तलाफ हो गया है, और उसमें भी इख्तलाफ एक नाम की वजह से हुआ है। और वो एक बड़ा नाम जो है वो मिर्ज़ा अफरीदी साहब का है। कि मिर्ज़ा अफरीदी का नाम किधर से आ गया? ये तो पार्टी का बंदा ही नहीं है, ना इसने पार्टी के लिए कोई काम किया हुआ है, ना ये नज़रियाती आदमी है। जब 9 मई के बाद कुर्बानियाँ देने का टाइम था, ये बंदा वर्ल्ड टूर पे था। तो इस किस्म की बातें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे हैं। सेनेट में एक तो खुर्रम ज़ीशान, एक इरफान सलीम और एक आयशा बानो, इन तीनों के वीडियो बयानात सामने आए हैं। जबकि अज़हर मशवानी ने अपने कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए जो फॉर्म उन्हें भिजवाया गया था उस पर दस्तखत करके वापस भेज दिया। लेकिन ये जो खुर्रम ज़ीशान है, इरफान सलीम है और आयशा बानो है, इन तीनों ने अपना वीडियो रिकॉर्ड भी जारी कर दिया है। अज़हर मशवानी ने जब दस्तबरदार होने का फ़ैसला किया तो उन्होंने ये कहा कि मुराद सईद के बाद अगर कोई सबसे बड़ा हकदार है तो वो इरफान सलीम है। तो मैं विड्रॉ हो जाता हूँ इरफान सलीम के हक़ में, लेकिन मिर्ज़ा अफरीदी को टिकट मिल गया। बहरहाल ये तीनों ने अपना अपना वीडियो बयान जारी किया। वो कहते हैं जी हमारे हाथों पे आप चांद और सूरज भी रख देंगे ना तो हम विड्रॉ नहीं होंगे, हम मुकाबले से बाहर नहीं जाएंगे। ना ये इमरान खान का नज़रिया है। आप सरमायादारों के आगे अपनी पार्टी बेच रहे हैं, और हम ये नहीं होने देंगे। ये एस्टेब्लिशमेंट का गंदा खेल है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इन्होंने कहा जी, खुर्रम ज़ीशान ने, इरफान सलीम ने, आयशा बानो ने वीडियो जारी कर दी। तीनों ने अपनी अपनी अलग अलग वीडियो जारी की है, और तीनों ने यह कहा कि ये किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। नाज़रीन देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसी जमात है। एक ऐसी जमात है कि वहां पे एक गलत आदमी को टिकट मिल रहा है तो रोला पड़ गया। गलत आदमी बोले तो मैं ऐसे कोई उसकी बुराई नहीं कर रहा, मिर्ज़ा अफरीदी की मेरी कोई लड़ाई नहीं है उनसे, लेकिन एक ऐसे आदमी को टिकट मिल गया जो कंप्रोमाइज था। एक ऐसे आदमी को टिकट मिल गया जो अवामी आदमी नहीं है, जिसने कोई स्ट्रगल नहीं की, कोई नज़रिए के लिए नहीं खड़ा हुआ। तो आप देखें, गौर करें कि पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। जो रवायती सियासतदान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, या जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, उनको बड़ी मुश्किल पेश आ रही है कि क्या करें। देखें कैसा फटा पड़ गया एक आदमी की वजह से। दूसरी जानिब आप देखें, नून लीग ने किसको सेनेट का टिकट दिया, पूरी नून लीग को ही नहीं पता। नून लीग के आप किसी भी कारकुन को सड़क से पूछें आप किसको दिया टिकट, वो जानते ही नहीं है कि अमीर मुकाम के बेटे को दिया है। पैसे वाला आदमी है, सूबे के अंदर सारा इख्तियार भी उसके पास है नून लीग का। थोड़े दिन पहले अली अमीन गंडापुर के साथ बैठे भी हुए थे। इनके होटल ने दरियाए सवात का पानी का रास्ता भी रोका हुआ है, लेकिन उनका होटल गिराने की जरूरत भी अली अमीन गंडापुर को नहीं हुई। दीवारें गिराने पहुंचे थे, बस उतना ही कर पाए। एक साइड की दीवार गिराई, उसके बाद माफ़ी तलाफ़ी हुई है, होटल नहीं गिरा पाए। हालांकि बड़े इन्होंने नारे लगाए थे कि हम सारी तजावज़ात हटा देंगे, और गरीबों के होटल और तजावज़ात गिरा दी।
और जो ताकतवर अमीर आदमी इसको कुछ नहीं कर सके, उसके बेटे को अब सेनेट के अंदर सेनेटर बनाया जा रहा है। तलहा महमूद, सेनेटर तलहा महमूद बड़े मकबूल हैं, बहुत पैसे वाले आदमी हैं। ये पहले फजलुर रहमान साहब की जमात से सेनेटर बना करते थे, फिर इन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, अब ये पीपल्स पार्टी से सेनेटर बनेंगे। और पीपल्स पार्टी ने कहा पीपल्स पार्टी में कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। पीपल्स पार्टी के हजारों वर्कर्स वहां पे मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा में, एक सवाल नहीं होगा, क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरियत है ही नहीं। फजलुर रहमान साहब ने किसको खड़ा किया? कोई सवाल नहीं करेगा। दिलावर खान है, बाकी लोग तगड़े लोग हैं भाई, पैसे वाले लोग हैं, सरमाएदार आ रहे हैं, आकर सेनेटर बन रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी खुश, ये रवायती सियासी जमातें भी खुश, और वो पैसे वाले लोग भी, उनका शबशबा बन जाएगा, वो सेनेटर बन जाएंगे। तो पीटीआई भी एक ऐसे आदमी को टिकट देना चाहती है, मिर्जा अफरीदी को, लेकिन पीटीआई के अंदर रिएक्शन आ जाता है, वो कहते हैं ये नहीं हो सकता, हम ये नहीं होने देंगे। जहां तक कोई ये कहता है ना, तो इस पे तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि ये पैसे इसलिए पैसे वाले लोग ले रही है पीटीआई कि उन्हें पैसे की कमी है। ओवरसीज पाकिस्तानी इनको इतना पैसा देते हैं कोई सोच भी नहीं सकता। ये जहां पे जो काम करना चाहे ओवरसीज पाकिस्तानी खुले दिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान के नाम के ऊपर पैसा देते हैं, चाहे वो फंडिंग किसी नेक मकसद के लिए हो, किसी इदारे के लिए हो, चंदा इकट्ठा किया जा रहा हो, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फंडिंग कर रहे हो एक पॉलिटिकल तहरीक चलाने के लिए, तो ओवरसीज पाकिस्तानी दिल खोल कर पैसा देते हैं। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार लोग हैं जो पैसा देते हैं और बगैर लालच के देते हैं। उन्हें ये नहीं है कि उन्हें सेनेटर बनाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, और पैसा इकट्ठा करने के इनके पास और भी बहुत तरीके हैं। तो ये तो एक सीधा सीधा झूठ ही है कि सिर्फ पैसों के लिए। हाँ, ये जरूर है कि चंद लोग अपनी जेबें इसमें भर सकते हैं और चंद लोग मजे ले सकते हैं। नादरीन, एक तरफ ये सिलसिला चल रहा है, दूसरी तरफ इमरान खान को तकालीफ देने का सिलसिला जारी है। इसमें जो मेरे पास स्टेटमेंट है, एक तो इमरान खान साहब की बहन नौरीन खान, उन्होंने इमरान खान के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस तकलीफ में इमरान खान को रखा है, इसकी मिसाल पाकिस्तान की सियासत में नहीं मिलती, और ना रोशनी है, ना बिजली है, और ना ही सही खाना दिया जा रहा है, सही पानी दिया जा रहा है। तो इमरान खान साहब को बहुत परेशान किया जा रहा है, उनकी सेहत भी खराब हो रही है, उनकी बहनों के बकौल। इमरान खान साहब के एक दोस्त भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, हमने उनसे काफ़ी सीखा भी। हारून रशीद साहब जो हैं बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पुराने लिखाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की तौहीन की कोशिश की जा रही है, इमरान खान को बदबूदार पानी दिया जा रहा है, ख़राब खाना दिया जा रहा है, इमरान खान का वज़न कम हो रहा है। क्या ये कोई इंसानियत है? यानी एक तरफ पार्टी में लड़ाइयाँ चल रही हैं कि सरमायादार को लाना है या नहीं लाना, दूसरी तरफ पार्टी के लीडर के साथ क्या हो रहा है कि इस पर कोई आवाज़ उठा रहा है या इस पर कोई बात हो रही है, तो हमें तो दिखाई नहीं दे रही कोई बात हो रही हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या इसके ऊपर कोई स्यापा किया? नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेस का मामला जाली था, सारी दुनिया जानती है, जाली था, मजाक ही बन गया। नवाज शरीफ साहब के जाली प्लेटलेस गिरे थे तो हर 10 मिनट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी PMLN की, हर 5 मिनट के बाद एक ट्वीट आता था, हर थोड़ी देर के बाद मीडिया के ऊपर फट्टे चलते थे, हर थोड़ी देर के बाद जो है वो ब्रेकिंग्स आ रही होती थी सोशल मीडिया पे, मीडिया पे। यहां इमरान खान साहब के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उनकी पार्टी इसके ऊपर कोई भी लायबल बनाने में या बात करने में कामयाब नहीं हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी भी चीज के ऊपर हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब नहीं हुई। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप ये देखें, ये पेट्रोल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अब थोड़ा सा ये अजीबोगरीब है लेकिन अब सुनने आपके ये ऐसा लगता है कि इससे बड़ी तहरीक चल ही नहीं सकती पाकिस्तान की तारीख में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चला दी, क्योंकि शेख वकास अकरम साहब ने एक फोटो को ट्वीट कर दिया है। ये बात 1001 जाविये से मीडिया या सोशल मीडिया, मीडिया तो करेगा नहीं, सोशल मीडिया पाकिस्तान के अवाम को समझा चुका है। पाकिस्तान के एक एक आदमी को यह बात पता है जो शेख वकास अकरम साहब ने ट्वीट की है। भाई ट्वीट से आगे क्या करना है, इसके लिए आप निकले खड़े हुए। ट्वीट ये किया जनाब के मौजूदा दौरे हुकूमत में $69 का आलमी मंडी में पेट्रोल है और पाकिस्तान में 284 का डीजल है और 272 का पेट्रोल है, जबकि इमरान खान के दौर में जब $100 का था तो पाकिस्तान में डीजल 145 का था और पेट्रोल 150 का था। आप अंदाजा करें, यह फैक्ट क्या पूरा पाकिस्तान नहीं जानता? पाकिस्तान का एक एक बच्चा जानता है, हर एंगल से उन्हें बता दिया गया है, लेकिन प्रैक्टिकली किया क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके खिलाफ?
क्या किसानों के लिए निकली, मजदूरों के लिए निकली, गरीब आदमी के लिए निकली, बेरोजगारों के लिए निकली, चीनी के खिलाफ निकली, आटे के खिलाफ निकली, बिजली के खिलाफ निकली, गैस के खिलाफ निकली, पेट्रोल के खिलाफ निकली? और किसी एक चीज पे बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकली और निकल के उन्होंने कहा हो कि ये वो अवामी इशू है? डॉक्टरों के लिए निकल आते, वकला के लिए निकल आते, तलबा के लिए निकल आते, किसी सहाफियों के लिए निकल आते, किसी एक आप बलोच बैठे हुए इस्लामाबाद में उनके लिए निकल आते। उन बलोचों के बाद हुकूमत में बैठी हुई शख्सियात भी जा रही हैं चुप चुपा के, इंसानी हकूक की तंजीमें जा रही हैं, बाकी लोग जा रहे हैं, ये नहीं जा रहे। भाई इकट्ठे होकर जाओ, जाकर उनके साथ खड़े हो जाओ। किसी एक इशू के ऊपर ये अवाम के साथ खड़े नहीं हुए। इस तरह की लीडरशिप इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ये अपोजिशन काम करेगी। ये डरे हुए और सहमे हुए लोग कि वहां पे माए बेटियां, वो बलोच बेचारे आगे वहां बैठे हुए हैं अपने हकूक के लिए कि जबरी तौर पे लापता किया जा रहा है हमारे लोगों को। गिरफ्तारियां की गई हैं मारंग बलोच के लिए, बीबो बलोच के लिए, उनकी बाप के लिए, उन मजदूर आदमी उनके लिए, उन सबके लिए वो आवाज उठा रहे हैं। वो बलूचिस्तान का हक मांग रहे हैं और वहां खड़े इस्लामाबाद में बैठे हुए बेचारे। बारिश होती है, कभी तकलीफ आती है, वो वहीं बैठे, उनके साथ ज्यादती की जा रही। चारों तरफ उनके जो है वो खारदार तारे बिछा दी गई और बसें पहुंचा दी गई है कि इनको उठा के यहां से जबरदस्ती हम वापस बलूचिस्तान तक छोड़कर आएंगे। कैसा जुल्म और जबर है जो इनके साथ किया जा रहा है। वहां इंसानी हकूक की तंजीमें खड़ी हैं, थोड़े बहुत लोग गए हैं, इस्लामाबाद को कॉल किया और उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद के लोग निकलें और आए और आकर हमारी मदद करें। कौन पहुंच रहा उनकी मदद के लिए? चंद लोगों के अलावा। यह अपोजिशन का काम था ना वहां जाती, लेकिन नहीं गई। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को दीवार के साथ लगाने की जो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है वो जारी है और इससे कुछ नहीं बनेगा। देखें अभी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोरालाई में एक जलसा किया, पुरअमन जलसा था। लोग आए, जलसा किया, अपनी बात की और मुंतशिर हो गए। उस पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया, कोई 7-8 दफात भी लगा दी उसके ऊपर तमाम लोगों के ऊपर। ये जलसा इन्होंने क्यों किया? वो जलसा करना भी गुनाह हो गया। जब आप सियासी आवाजों को कुचलते हैं, जब आप इंसानी हकूक की आवाजों को कुचलते हैं, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जब आप उनको दीवार के साथ लगाते हैं, तो फिर दहशतगर्दों को आप एक्चुअली मौका दे रहे होते हैं। इतनी सी बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही कि जितना ज्यादा आप सियासी आवाजों को कुचलेंगे, जितना ज्यादा आप जमहूरी आवाजों को कुचलेंगे, उतना ज्यादा मौका मिलेगा और तकवीयत मिलेगी दहशतगर्दों को। ये इतनी सी बात इनकी मोटी खोपड़ी के अंदर नहीं घुस रही और 70 साल से पाकिस्तान का नुकसान करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। इसी आकड़ के अंदर परवेज मुशर्रफ ने भुट्टी साहब को कत्ल कर दिया था। भुट्टी साहब को कत्ल कर दिया इसी आकड़ के अंदर। वहां पे भुट्टी शहीद हो गया और उसके बाद से लेकर अब तक लाशें ही उठा रहा है बलूचिस्तान और कुछ भी नहीं हो रहा। तो अकबर भुट्टी साहब के साथ जो भी किया गया उसका खुमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है, बलूचिस्तान भुगत रहा है। अगर उस वक्त मोटी खोपड़ी में यह बात आ जाती कि इस बुजुर्ग आदमी को मार के क्या मिलना है, बैठो बात कर लेते हैं। इनकी एक शिकायत है एक लेडी डॉक्टर को लेकर और एक फौजी को लेकर जिसने उसका रेप किया था मुबैना तौर पे। भाई ये शिकायत सुन ली जाती तो मामला कहीं का कहीं चला जाता। वो तो बार बार बैठने के लिए तैयार थे, सियासतदान जाकर उनको मिलते थे, वो कहते थे आओ बैठो बात करते हैं। लेकिन जो उनके साथ किया गया उसके बाद नताइज आपके सामने और आज तक हम भुगत रहे हैं। तो मोटी खोपड़ी के दिमाग में ये बात अभी तक नहीं आ रही कि ये करना क्या है। यानी इनको मारते ही जाना है, जो जमहूरी आवाज उठे उसको कुचल देना है, जो कानून और इंसाफ की और आइन की बात करे, इंसानी हकूक की बात करे, उनको कुचल देना है। और यही कुचलते कुचलते इन्होंने एक्चुअली बलूचिस्तान को एक वॉर जोन बना दिया है और आज वहां अमली तौर पे हुकूमत की रिट वैसी नहीं है जैसी एक हुकूमत की रिट अपने एक मुल्क के खित्ते के अंदर, एक इलाके के अंदर होनी चाहिए। बहरहाल अब ये वहां पे बसें पहुंचा दी गई हैं, खारदार तारें लगा दी गई हैं। पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल कवरेज नहीं कर रहा, बिल्कुल कवरेज नहीं कर रहा। हालांकि इस मामले में पाकिस्तानी मीडिया को कवरेज करनी चाहिए थी। मारंग बलोच साहबा ने एक ट्वीट किया है, उनके अकाउंट से ट्वीट हुआ एक्चुअली। और डॉक्टर मारंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत के रिमांड में 15 रोज़ा तौसी से बलूचिस्तान में अदालत की हैसियत मजीद अयां हो गई है। डॉक्टर मारंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत गुज़िश्ता 4 माह से गैर कानूनी तौर पर कैद हैं। इस तमाम अरसे में अदालत और मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान अदालती गैर जानिबदारी और इंसाफ के तकाज़े पूरे करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। हर फैसला जानिबदारी और नाइंसाफ़ी पर मबनी था, जिससे बलूचिस्तान में अदलिया की हालत और हैसियत मजीद अयां है।
आज डॉक्टर मारंग और उनके साथियों को चोर दरवाजे से कोर्ट रूम में पेश किया गया ताकि हमारे वकला को रसाई ना मिल सके, लेकिन इसके बावजूद हमारे वकला वक्त पर पहुंच गए। पुलिस ने आज 10 रोजा रिमांड की रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन इसके बजाय साबका रिमांड की रिपोर्ट दिए बगैर मजीद 15 रोज के रिमांड की दरखास्त कर दी। जज मोहम्मद अमीन मुबीन ने हमारे वकला का मौक़िफ़ सुने बगैर ही यह दरखास्त मंजूर कर ली। ना हमें बोलने का मौका दिया गया, ना कानूनी तकादे पूरे किए गए, जो इस खदशे को मजीद तकवीयत फराहम करती है कि बलूचिस्तान में अदालतें भी खुफिया इदारों की मर्जी और दबाव पर काम कर रही हैं। हम तमाम बाशऊर और बाज़मीर लोगों से अपील करते हैं कि इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और मजलूमों का साथ दें। पाकिस्तान में नाज़रीन एक ऐसा लगता है पुलिस स्टेट बन गया है, हर तरफ जुल्म है, जबर है, फस्ताई है। पंजाब की हालत आप देखें ना, ये जो अभी 9 मई वाले मुकदमात हैं, इनको जिस तरह रात रात तक चलाया गया 2 साल गुजरने के बाद, आज 2 साल हो गए हैं, और 9 मई के मुकदमात का ट्रायल इस अजीब तरीके से हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रही। यानी गवाहान की जो हालत हुई है, जो स्टार गवाहान है 9 मई के हवाले से, उनकी जो दुर्गत बनी है, वो पूरी मैं एक रिपोर्ट मेरे पास आई थी, मैं पढ़ रहा था, लगभग वो 40-45 सफ़ों की है। तो मैंने उसको जितना पढ़ा है मैं सर पकड़ के बैठ गया हूं कि भाई ये किस तरह के मुकदमे बनाए हैं पाकिस्तान की हुकूमत ने। यानी मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। इसमें जो जरा की है मियाँ अली अशफाक साहब हैं, और बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब हैं, सिकंदर जुल्करनैन साहब हैं, राना अब्दुल मारूफ साहब हैं, मियाँ वहीद अजीज़ साहब हैं, हसन शाह एडवोकेट हैं, और दीगर कुछ और वकला हैं। इन्होंने ये जरा की है इन पुलिस वालों पे, इन स्टार गवाहान पे। अब किया क्या, उस वक्त जो हुकूमत मौजूद थी मोहसिन नकवी की, उस दौर में ये केसेस बनाने वालों ने ये किया कि जो जो बंदे उन्हें लगता था ना कि वफादार हैं, यानी ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक ही चलेंगे, लाइन चेंज नहीं करेंगे, वो जिन जिन थानों के तो सारे इकट्ठे कर लिए। इसको भी गवाह बनाओ, उसको भी बनाओ, उसको बनाओ, तू इधर आ, तू भी गवाह है, तू भी गवाह है। और भाई ये तो पहले चेक कर लेते कि ये लोग नौकरी कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं। अब जो हकायक सामने आ रहे हैं वो बहुत अजीब है। मैं चंद चीजें सिर्फ आपके सामने रखूंगा, सारी अभी आपके सामने मैं नहीं रख रहा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, बड़ी लंबी रिपोर्ट है। यानी आज तक जो तफ्तीशी अफसर है उसका क्लेम है कि 9 मई एक साजिश है, और वो साजिश जहां पे बनी वहां हमारा बंदा बैठा हुआ था टेबल के नीचे, 2 फुट की टेबल के नीचे 6 फुट का आदमी घुसा हुआ था। वो कहते जी हमारा बंदा वहां बैठा हुआ था, और तफ्तीशी ने 9 मई की साजिश तैयार होने वाली जगह का आज तक दौरा नहीं किया, विजिट ही नहीं किया, गया ही नहीं वहां पे तफ्तीश करने के लिए। सबसे बड़ी बदनीयती तो ये है। दूसरा, वो बंदा ये साबित ही नहीं कर सका कि वो उस दिन वहां पे मौजूद था। ना कोई CDR, ना कोई कॉल रिकॉर्ड भी कोई नहीं, CCTV फुटेज भी कोई नहीं। इसके अलावा इमरान खान साहब के अपने घर में CCTV कैमरास लगे हुए थे, वो फुटेज भी कोई नहीं। वहां से सारा कोई पुलिस ही ले गई है ना, और कहां पे है? ना वहां पे CCTV फुटेज है, ना वहां पे सेफ सिटी कैमरास उनका रिकॉर्ड है, ना रोजनामचे के अंदर कोई रिकॉर्ड है। किसी जगह पे कोई रिकॉर्ड साबित नहीं करता कि इन लोगों ने कोई तफ्तीश की है या ये बंदे वहां पे गए, बल्कि बंदे छुट्टी पे थे उस दिन। ये देखें आप। और जो डंडे बरामद किए गए, जो डाले गए सारे लोगों के ऊपर, वो जाए वकुआ से 1 महीने के बाद कैंट के एरिया से डंडे बरामद किए हैं इन्होंने, 1 महीने के बाद। अब आप अंदाजा करें कि 1 महीने के बाद डंडे बरामद किए। जब सवाल किया गया वहां पे सफाई होती है जी, रोजाना सफाई होती है, रोजाना वहां पे सफाई वाला अमला आता था, डंडे की आसपास की जगह साफ करके चला जाता था, डंडा वहीं पे सड़क पे पड़ा रहता था। ये है इनकी तफ्तीश और ये है इनके मुकदमे। यानी आपको हैरत नहीं होती, 30 डंडे थे मारकुटाई वाले, वो डंडे वहीं पड़े हुए हैं 30 दिन तक पड़े हुए हैं। सॉरी, डंडे की तादाद मुझे याद नहीं, लेकिन डंडे 30 दिन तक वहीं पड़े हुए हैं। 30 दिन तक रोजाना सफाई वाला अमला आता था, डंडे के आसपास सफाई करता था और डंडे को हिलाए बगैर चला जाता था। उसे ख्वाब आ रहा था कि ये डंडा कल को अगर पुलिस ने 30 दिन के बाद बरामद करना है। अंदाजा करें, वो वहां पे जिन्होंने मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो पुलिस वालों ने बनवाई अपनी कि जनाब हम जख्मी हो गए थे, और वो भी तकरीबन को 3 हफ्ते के बाद जाके बनाई। वो डॉक्टर कहते नहीं हमारे पास आए तो ये जख्मी तो नहीं थे, बाद इनके बयान भी हमने बना के दे दी, जो सानू गया ऐसी बना के देता। आप अंदाजा करें नाजरीन के कैसी अजीबो गरीब किस्म की तफ्तीश की गई है। यानी दुनिया के किसी भी मुल्क में, कीनिया में अरशद शरीफ को इंसाफ मिल गया, आप अंदाजा करें। वहां की अदालतों ने कह दिया ज्यादती है, गलत है, झूठ बोल रहे हैं, ऐसे हुआ ही नहीं, ये कोई ऐसा नहीं था, ये जानबूझ के इंसान को कत्ल किया गया। कीनिया की अदालतों ने अरशद शरीफ को इंसाफ दे दिया, पाकिस्तान में उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। और ये आप चेक करें कि पाकिस्तानी अदालतों के अंदर ये जो मामला चल रहा है, ये जरा अगर दुनिया के किसी और मुल्क में हुई होती, ये सारे गवाह और ये सारे तफ्तीशी इस वक्त सलाखों के पीछे होते, ये जेलों के अंदर होते 9 मई के मुकदमे बनाने वाले। लेकिन मामला कुछ और है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि तफ्तीशी अफसर थाना फैक्ट्री एरिया का SHO है, जो जिना हाउस के वाकये की तफ्तीश कर रहा है।
और ये उधर आता ही नहीं है। भाई जिना हाउस जो है वो उधर थाना सरवर रोड किस तरफ है, या उसका थाना दूसरा है जिना हाउस का, उठा के कितनी दूर एक और थाना है, वहां पे तफ्तीशियों से तफ्तीश करवा रहे हैं, हालांकि ये थाना उसकी हदूद में ही नहीं आता। ये एक और बहुत बड़ी अजीब चीज है, अपनी मर्जी का ऑफिसर वहां मेरा होने का, उत्थे जाके करवा लो तफ्तीश। और डॉक्टर कह रहे जी 20 दिन बाद ये लोग हमारे पास लाए गए, इनका कोई तिब्बी मुआयना नहीं किया गया, जो हुक्म दिया गया वो हमने लिखकर दे दिया। डंडे 30 दिन बाद डंडे सोटे वादे बरामद कर लिए, और बहुत सारे अजीब अजीब मजाक है नाज़रीन। मैं तो पढ़ के हैरान रह जाता हूं कि कोई रिकॉर्ड, कोई सबूत ये पेश ना कर सके। इवन FIR की तारीख और वक्त के हवाले से भी पुलिस और तफ्तीशी टीम जो है वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही। ये हालात है। और नाज़रीन ये हालात पैदा किन लोगों के लिए किए गए? जो तारीख के नालायक तरीन लोग हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके आए हैं। मोहम्मद जुबैर साहब ने एक मरतबा फिर गवाही दे दी इस हवाले से। उन्होंने कहा, ये PMLN के साथ थे ना पहले, तो उन्होंने कहा कि मैंने मरियम नवाज के कहने पर बाजुआ से मुलाकात की, जो बहुत बड़ी गलती है और उसकी कीमत चुकाई। काश ये मुलाकात ना की होती। ये जनाब मोहम्मद जुबैर साहब का स्टेटमेंट है कि मरियम नवाज उस वक्त बनी हुई थी इनकलाबी, और मोहम्मद जुबैर को भेज रही थी बाजुआ से मुलाकात करने के लिए। आप अंदाजा करें आप, ये ऐसे ही है जैसे आजकल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोग लीडर जो है वो इनकलाबी बने हुए हैं, और दूसरी तरफ वो पैगाम रसानी भी करने की कोशिश करते हैं। कोई आ जाता है जी मैं डील करता हूं, मैं ये बात करता हूं, और इमरान खान जेल के अंदर डटा हुआ है जी मैं नहीं करता। अब आज नाजरीन एक आखिरी चीज मैं आपके सामने रखता हूं। ये इश्तिहारात छपवाए गए हैं ढिटाई बेशर्मी के साथ अखबारात के अंदर, और ये लिखा हुआ है कि बारिश बरसी मगर जिंदगी ना रुकी क्योंकि पंजाब तैयार था। पंजाब के अंदर ये डॉन अखबार की खबर के मुताबिक 48 घंटों में 70 जानें ज़ाया हो गई। बारिशों की वजह से 48 घंटे में 70 जानें ज़ाया हुई हैं, और सबसे बड़ा नुकसान पंजाब के अंदर हुआ है। ये डॉन के फ्रंट पेज के ऊपर छपा हुआ है। वहां तबाही हो गई, लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया, गाड़ियां और घर बह गए, लोगों का सामान ज़ाया हो गया, हर चीज तबाह बर्बाद हो गई, लोगों का राशन उड़ गया। यहां पे बेशुमार जगहों के ऊपर जो गंदम पड़ी हुई थी सरकारी, वो भी तबाह हो गई। सरकारी गंदम को भी महफूज नहीं बना सके, और ढिटाई और बेशर्मी के साथ ये लगा रहे हैं कि जनाब जिंदगी ना रुकी। भाई जिंदगी तो नहीं रुकती ना, लोग दुनिया से चले जाते हैं फिर भी नहीं रुकती, लेकिन आप लोगों की बेशर्मी है वो नहीं रुक सकती, वो जिंदगी से भी ज्यादा तेज है। मैंने जिंदगी में ऐसी चीज कभी नहीं देखी। इतने नालायक और इतने बेशर्म लोग और इतने ढीठ लोग कि पूरे पंजाब का सत्यानाश हो गया। बजाय इसके कि उन बंदों को तोड़े, बजाय इसके कि पानी के रास्ते खोले, बजाय इसके कि जो इलीगल सोसाइटीज बनी हुई हैं उनके NOCs कैंसिल किए जाए, बजाय इसके कि इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए, बजाय इसके कि इन सारी चीजों को वापस ठीक किया जाए, ढिटाई के साथ अखबारों में इश्तिहार लगाने जनाब हम तैयार थे। बेड़ा गर्क करवा दिया और ये तैयार थे। हद होती है वैसे। और ये इश्तिहारात अखबारात में छप कैसे जाते हैं, ऐसी चीजें आ कैसे जाती हैं। मैं आपको ना अगले वीलॉग में अखबार के हवाले से एक चीज दिखाऊंगा, फिर फैक्ट आपके सामने रखूंगा। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।